वो से हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस एंड वेलकम टू द मैराथन क्लास ऑफ एसी कंपलसरी इंग्लिश। आज हम लोग पूरा का पूरा इंग्लिश का मैराथन करेंगे और फुल सिलेबस को 1 से 1.5 घंटे में हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंग्लिश का सिलेबस में 3 पोयम है और 3 प्रोज है, यानी 3 पोयम और 3 कहानी है। और ये कहानी और पोयम को हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे विथ रिविजन। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने हमारे लेक्चर्स जरूर से जरूर देखे होंगे, जो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं इंग्लिश के, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कोई भी चैप्टर का, लेकिन हम जितना एमसीक्यू बन सकता है उतना एमसीक्यू आपको करा देंगे। एग्जामिनेशन में वहीं से आएगा, 25 एमसीक्यू एग्जामिनेशन में बिल्कुल वहीं से आएगा। इसीलिए आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है। ज्यादा समय का लेक्चर नहीं है, बार बार रिवाइज इसी मैराथन को करो, याद करवा दूंगा तुमको, एक एक चीज याद करवा दूंगा, एक एक मेन मेन पॉइंट्स याद करवा दूंगा, जिससे तुमको एग्जामिनेशन में जाके दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं बताओ? बताओ, हाउ इज द जोश? जोश है या नहीं है तुम में? बताओ जी, बताओ। शुरू करें फिर? शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहला वाला चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, ब्रेक 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 लॉट, मतलब कि टेनिसन द्वारा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेक 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 को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि ब्रेक 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 वाला जो कहानी है, मतलब कि कविता जो है, वो कौन से पोएट ने लिखा है? और पोएट का फुल नेम बताना है भैया, फुल नेम, पूरा का पूरा नाम बताना पोएट का। ब्रेक 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 का जो कविता है उसका पोएट का नाम बताओ, फुल नेम। 2-3 सेकंड में आंसर आना चाहिए, पूरा चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। उसका नाम था एल्फ्रेड लॉर्ड वो टेनिसन, ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड वो टेनिसन। क्लियर है? इसके बाद ये बताओ कि सबसे फर्स्ट स्टैंजा में पोएट किसको एड्रेस कर रहे हैं? किसको एड्रेस कर रहे हैं सबसे फर्स्ट स्टैंजा में? वेव्स ऑफ द सी को एड्रेस कर रहे हैं। किसको एड्रेस कर रहे हैं? वेव्स ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के लहरों को बोल रहे हैं। समुद्र को के लहरों को वो फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं। क्लियर है? अब ये बताओ कि फिशरमैन का जो लड़का था, वो जो मछुआरा का लड़का था, वो किसके साथ खेल रहा था? वो किसके साथ खेल रहा था? बताओ, जल्दी से बताओ। बताओ यार, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर करो जाके, हर एक कॉलेज ग्रुप में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन होने वाला है, हम लोग कर रहे हैं अभी। ये बताओ कि फिशरमैन का जो लड़का था वो किसके साथ खेल रहा था? सिस्टर के साथ खेल रहा था। ओके। ये बताओ, जो सेलर्स लैड था, वो जो सेलर लैड था, वो क्या कर रहा था? वो गाते गाते बोट चला रहा था। क्या कर रहा था? गाते गाते बोट चला रहा था। और उसका बोट कहां पे जा रहा था? बे में जा रहा था, ऑन द बे। ठीक है, ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। क्लियर है? समझ में आ रहा है तुमको? और ये बताओ कि फिशरमैन्स बॉय जो थे वो कैसे खेल रहा था? उछल कूद करके खेल रहा था या किसी की भावनाओं के साथ खेल रहा था? कैसे खेल रहा था? वो साउट करके खेल रहा था। क्लियर है? वो क्या साउट करके खेल रहा था? वो चिल्ला चिल्ला के खेल रहा था, चिल्ला चिल्ला के खेल रहा था। अब ये बताओ कि स्टेटली सिप्स जो है वो कहां से जा रहा था? स्टेटली सिप्स, सिप जो है, सिप 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 अंडर द हिल से जा रहा था। ठीक है, अंडर द हिल से जा रहा था, अंडर द हिल से जा रहा था, हिल के अंदर से जा रहा था वो सिप। क्लियर है? और वेनिस हैंड, वेनिस हैंड, वेनिस हैंड का मतलब क्या है इधर? वेनिस हैंड से किसको रिप्रेजेंट किया गया है? बताओ, एमसीक्यूज पूछ रहे हैं तुमसे, हर एक चीज का एमसीक्यू इतना रटवा देंगे, एग्जाम में जाके 25 में से 25 लाओगे तुम। वेनिस हैंड का मतलब ये है, वो अपने फ्रेंड के बारे में बोल रहा था कि जो फ्रेंड उसके पास नहीं है, जो मतलब कि जिनकी मृत्यु हो गई है। उनका फ्रेंड था एक आर्थर हेलम, जिनकी 22 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी, 22 साल की उम्र में। ठीक है, उनकी याद में ये कविता लिखा गया है। उनकी याद में वो बहुत डिप्रेस हो गए थे और अपने मतलब अपना तुलना फिशरमैन बॉय के साथ, सेलर्स लैड्स के साथ कर रहे थे कि ये देखो, ये लोग कितना खुश है और हम यहाँ पे कितना गम में हैं। तो ये जो वेनिस हैंड है ना, वेनिस हैंड इसका फ्रेंड का था। इस लाइन में ये बोला, मतलब कि बोलना चाहा है कि मेरा फ्रेंड का तो हाथ भी नहीं है मेरे हाथ में अभी।
मेरे हाथ में, मेरे कंधे पर अपने फ्रेंड का हाथ भी नहीं है। क्लियर है? ओके। एंड लास्ट लाइन में वो क्या बोला अपने फ्रेंड के बारे में? लास्ट लाइन में वो क्या बोला अपने फ्रेंड के बारे में? फटाफट से बताओ, मैराथन में बताओ, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। शेयर होनी चाहिए, हर एक कॉलेज ग्रुप में होना चाहिए। आज एमसीक्यू का महा मैराथन हो रहा है, महा मैराथन, सारा का सारा एमसीक्यू करवाएंगे। तो लास्ट में वो क्या बोला? विल नेवर कम बैक टू मी, यानी कि उसका दोस्त अब नहीं आ सकता। सच्चाई तो यही है कि मेरा दोस्त मर चुका है, अब नहीं आ सकता। क्लियर? क्लियर है सर? क्लियर है? अब आइए, अब और कुछ एमसीक्यूज के बारे में पढ़ते हैं, जो एमसीक्यूज एक्स्ट्रा लेवल के हैं, जो एमसीक्यूज एडवांस लेवल के हैं। सुनो सुनो सुनो, ऑथर जो थे ना एल्फ्रेड लॉर्ड का जन्म हुआ था 1809। एल्फ्रेड लॉर्ड का जन्म कब हुआ था? 1809 में। क्लियर है? और 1892 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये डेट्स याद रखना। एल्फ्रेड लॉर्ड का जन्म हुआ था 1809 और 1892 में मृत्यु हुई थी, मृत्यु। ओके। उन्होंने फर्स्ट पोयम एट द एज ऑफ 8 लिखा था। 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में एल्फ्रेड लॉर्ड ने फर्स्ट पोयम लिखा था। 8 साल की उम्र में एल्फ्रेड लॉर्ड ने फर्स्ट पोयम लिखा था। समझ में आ रहा है तुमको? ओके। और कौन से दोस्त के लिए यह पोयम लिखा गया था? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। कौन से दोस्त के लिए लिखा गया था? आर्थर हेनरी हेलम। आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा गया था। ठीक है? ब्रेक 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 जो था वो अपने दोस्त के मतलब कि सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये पोयम को लिखे आर्थर हेनरी हेलम। और कब लिखा गया था ये पोयम? देखो ध्यान से, 1835 को लिखा गया था। फोकस करो, ये पोयम 1835 को लिखा गया था और 1842 को ये पोयम पब्लिश किया गया था। 1835 को लिखा गया था और 1842 को पब्लिश किया हुआ था। समझ में आ रहा है तुमको? प्लीज शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। आज मेरा पूरा फास्ट है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं, प्लीज। तो उनके क्लोज फ्रेंड की वजह से, उनके क्लोज फ्रेंड के द्वारा लिखा गया था आर्थर हेनरी हेलम। ठीक है? जो कि पब्लिश किया गया 1842 में। ओके जी, समझे समझे समझे, इतना तो समझे। और टेनिसन कब मिला था हेलम से? कब मिला था हेलम से? 1820 में। 1820 में मिला था हेलम से। क्लियर है? इतना एमसीक्यूज अंदर से करवा दिए ना, अब कोई भी एमसीक्यू इस मैराथन के बाहर नहीं आएगा। ये मैराथन अगर तुम बार बार अगर रिवाइज कर लो ना, काम हो जाएगा तुम्हारा। और कब ये पोयम लिखा गया था? एट द एज 22। एट द एज 22, 22 साल की उम्र में उनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी। इसके गम में 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में आर्थर हेनरी हेलम का मृत्यु हो गया था। उसके गम में ये पोयम लिखा गया था। ठीक है? उसके गम में ये पोयम लिखा गया था। और टेनिसन और हेलम जो थे ना, वो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे। और हेलम का मृत्यु 1833 में हुआ था। याद रखना ये सब सारे डेट्स। 1833 में हेलम की मृत्यु हुई थी। ठीक है? हालांकि ये एडवांस क्वेश्चंस है, लेकिन मैं फिर भी करवा दिया। ओके, शुरू करते हैं। अब देखो, whom does टेनिसन कमेंसरेट इन द पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब कि किसके लिए बनाया था ब्रेक ब्रेक ब्रेक? आंसर दो फटाफट से, 2 सेकंड में आंसर दो। आंसर दो, 1 का ए होगा या 1 का बी होगा या 1 का सी होगा, इस तरह से आंसर दो। चैट्स में लिखो, भर जाना चाहिए पूरा का पूरा चैट्स। और अपने दोस्तों को बुलाओ जल्दी से। आज पूरा का पूरा इंग्लिश 1-1.5 घंटा में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 1-1.5 घंटा में हम लोग पूरा इंग्लिश आज कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा गया था। ठीक है? इसके बाद देखिए, व्हाट इज द स्पीकर्स मूड इन द पोयम। स्पीकर का मूड कैसा था पोयम में? पोयम में स्पीकर का मूड कैसा था भैया? सोमबर था, सिंपल सा बात है। आंसर हो जाएगा 2 का बी। आंसर हो जाएगा 2 का बी। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोयम। आंसर दो इसका, आंसर दो मतलब कि 2-3 सेकंड वेट करूंगा। आंसर दो, सीसोर। आंसर हो जाएगा सीसोर। whom does मतलब कि टेनिसन एड्रेस इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम। फर्स्ट स्टैंजा में किसको एड्रेस कर रहा है? फर्स्ट स्टैंजा में किसको एड्रेस कर रहा है? किसके लिए फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहा है? वेव्स ऑफ द सी को। आंसर हो जाएगा 4 का ए। 4 का ए। जोश है ना? जोश है कि नहीं है बताओ। इसके बाद 5 देखिए, व्हाट डज द स्पीकर अर्नेस्टली विश ही कुड डू इन द फर्स्ट स्टैंजा। यानी कि वो क्या सोच रहे थे? फर्स्ट स्टैंजा में सोच रहे थे कि मैं अपने थॉट्स को बयां क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अटर हिज थॉट्स। आंसर हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा। मतलब कि स्पीकर जो थे वो नेचर को कैसे डिस्क्राइब किए थे? नेचर को फर्स्ट स्टैंजा में कैसे डिस्क्राइब किए थे? इन ब्लीक टर्म्स। ओके,
सेवन का देखिए, सेवन का पढ़िए ध्यान से। व्हाट डज द फिशरमैन्स बॉयज डू इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोयम? फिशरमैन का लड़का क्या कर रहा था? अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा था। सेवन का क्या हो जाएगा? सी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, आंसर्स लिखो भाई, प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद व्हाट डज द सेलर्स लैड डू इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोयम? सेलर्स लैड क्या कर रहा था? सिंग कर रहा था बोट में, मतलब कि बोट में गाना गा रहा था। Who sings in the second stanza of the poem? यहाँ पे क्या हो जाएगा? The sailor's lad. The sailor's lad. इसके बाद देखो, How was the children portrayed in the natural surrounding in the second stanza? Second stanza में children लोगों को portrait कैसे किया गया है? To be harmony with nature. To be harmony with nature. Clear है? How does the speaker, how does the happy state of the children in the second stanza affect the speaker? मतलब of course स्पीकर ने जो, मतलब कि चिल्ड्रन लोग को देखा, स्पीकर लोग, मतलब कि स्पीकर ने जो फिशरमैन का लड़का को देखा बहुत खुश होते हुए, क्या स्पीकर का मूड ठीक हो गया? क्या स्पीकर का मूड उससे ठीक हो गया? ये बताओ। नहीं, अनेबल टू अपलिफ्ट द स्पीकर मूड। आंसर हो जाएगा ए। वेयर डू द स्टेटली शिप गो इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोयम? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कहां जा रहा था थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोयम में? हेवन में जा रहा था शिप। हेवन में, कहां पे? हेवन में, HAVEN वाला हेवन। इसके बाद 13 का बताओ, व्हाट डज द हेवन इंप्लाई? हेवन का मतलब क्या होता है? रिट्रीट और रिफच। रिट्रीट और रिफच, क्या? रिट्रीट और रिफच। इसके बाद whom does the speaker long for in the third stanza? तो थर्ड स्टैंजा में किसके बारे में बात कर रहे थे? हिज फ्रेंड के बारे में, उसके दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, उसके दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? जोश है ना? आंसर दो ना, फिर आंसर दो। मेरे बताने से पहले, मेरे सॉल्यूशंस बताने से पहले आंसर दे दो। क्लियर है? और जितना पॉसिबल एमसीक्यूज है मैं अंदर से भी कराऊंगा, बाहर से भी कराऊंगा। क्लियर है? इसके बाद देखो, विच लाइन ऑफ द पोयम इज रिपीटेड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर्थ स्टैंजा? तो कौन सा लाइन को रिपीट किया गया है? ब्रेक 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 कौन सा लाइन में लिखा हुआ था? फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, तो फर्स्ट लाइन हो जाएगा यहाँ पे। ब्रेक 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 तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था ना, वही लाइन को रिपीट किया गया है। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब रिपीट क्यों किया, मतलब कि गया था 16 नंबर के क्वेश्चंस में यहां पे बोला है कि फर्स्ट लाइन में जो ब्रेक 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 लिखा, लास्ट लाइन में वही रिपीट क्यों किया गया? बिकॉज इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ तो कंटिन्यू रहती है रे बाबा, कोई जाए कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ कंटिन्यू रहती है। क्लियर है? व्हाट डज द पोएट स्ट्रगल टू एक्सेप्ट? पोएट को मतलब कि क्या चीज एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल हो रहा था पोएट को? हिज फ्रेंड्स डेथ। 17 का क्या हो जाएगा? डी। व्हाट डज द पोएट लॉन्ग इन द लास्ट स्टैंजा? लास्ट स्टैंजा में वो क्या कर रहे थे? टू रिट्रीव द पास्ट, अपने पास्ट को याद कर रहे थे, अपने पास्ट को याद कर रहे थे, अपनी याद को ताजा कर रहे थे। ठीक है? ब्रेक 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 क्या है? एलेजी है, एपिक है, सोनेट है, क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी। एलेजी है। इसके बाद ये बताइए, हु हैज रिटन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक? किसने लिखा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक? अल्फ्रेड लॉर्ड वुड टेनिसन ने। ठीक है? आंसर हो गया ए। क्या आप सही, सारे के सारे सही जवाब दे पाए? आपका स्कोर कितना है बताइए दोस्तों, आपका स्कोर कितना है? 20 में से आपने कितना जवाब सही दिया बताइए, चैट बॉक्स में बताओ। 20 में से आपने कितना मतलब कि जवाब सही दिया? स्कोर कितना है बताओ? अरे तूफान की तरह स्कोर आना चाहिए। खत्म कर दिए एक चैप्टर को, नेक्स्ट चैप्टर आफ्टरवर्ड, सबसे बोरिंग चैप्टर है, लेकिन भाई सोना मत, सोना मत। आफ्टरवर्ड चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। ठीक है? मैं ये एजम्पशन कर रहा हूं कि आप लोग मेरे सारे के सारे लेक्चर्स देख के आए होंगे, आपको ये चैप्टर की समझ है। आज मैं एमसीक्यू करवाने आया हूं, आज मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने आया हूं। ऑलरेडी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है। क्लियर है ना? चलिए चलिए शुरू करते हैं। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का पोएट का नाम क्या था बताइए सबसे पहले, चैट बॉक्स में लिखो। आफ्टरवर्ड्स का पोएट का नाम क्या था? लिखो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट से लिखिए। क्या? 1 2 3 4 5। थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी। आफ्टरवर्ड्स का पोएट का नाम था थॉमस हार्डी। अच्छा, फर्स्ट स्टैंजा में किस मंथ के बारे में बात किया जा रहा है? फर्स्ट स्टैंजा में किस मंथ के बारे में बात किया जा रहा है? कौन से महीने के बारे में बात किया जा रहा है? मई के महीने का। ठीक है? मई के महीने के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, वहां पे क्या होता है? ग्रीन लीफ ना फरफराते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन लीफ फरफराते हैं, लाइक विंग्स। ग्रीन लीव्स क्या होते हैं वहां पे मई के महीने में? जिस कंट्री में थॉमस हार्डी रहता है ना, उस कंट्री में मई के महीने में स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग में क्या होता है? ग्रीन लिप्स फरफराते हैं, लाइक विंग्स, लाइक विंग्स, लाइक विंग्स। क्लियर है? इसके बाद ये बताओ,
कि उसमें मतलब उस मंथ में क्या होगा, न्यू स्पन सिल्क, मतलब कि नए नए रेशम्स आएंगे, रेशम रेशम रेशम, नए नए रेशम आएंगे। और नेबर्स उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो एक ऐसा इंसान था जो इन सब में रुचि रखता था। यानी ऑथर या पोएट एक ऐसा इंसान था जो ये सब चीजों में कितना रुचि रखता था। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया। इसके बाद ये बताओ, आईलिड साउंडलेस ब्लिंक का मतलब क्या होता है? आईलिड साउंडलेस ब्लिंक का मतलब क्या होता है? बताओ, जल्दी से बताओ। आंख फरफराना। यानी यहां पे ये बोला गया है कि शाम का समय रहेगा, डस्क का समय रहेगा, जब शाम हो जाएगा, और जैसे आप आंख फरफराते हो, आपको पता भी नहीं चलता, वैसे ही अगर मैं मर जाऊं और किसी को पता ना चले, वो बारे में बात किया गया है यहां पे। ठीक है, वो बारे में बात किया गया है। और वहां से क्रॉस होगा एक ड्यूफल हॉक। ठीक है, वहां से क्रॉस होगा एक ड्यूफल हॉक। इसके बाद देखिए, इसके बाद नॉक्चुरल ब्लैकनेस का मतलब क्या हो गया? एमसीक्यूज करवा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियोस बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब एमसीक्यूज धो रहे हैं हम लोग, इतना अच्छे से एमसीक्यूज करेंगे ना कि आपके कल के एग्जामिनेशन में ना चार चांद लग जाएंगे, आपके परसों के एग्जामिनेशन में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, नॉक्चुरल ब्लैकनेस मतलब क्या हो गया? नाइट का बारे में बात किया जा रहा है, नाइट के बारे में। जब रात होगी, जब रात होगी और एकदम गर्मी का समय है, इस मतलब कि इस महीने में ना गर्मी का समय है। ठीक है, नॉक्चुरल ब्लैकनेस जब भी लिखा रहेगा ना और बोला रहेगा कि कौन सा समय था वो, तो लिखना वार्म का समय था, मतलब कि मतलब वहां पे ना समर का समय था। सिंपल सा बात है, समर का समय था। ओके, क्लियर? ही स्ट्रोव दैट सच इनोसेंट क्रिएचर शुड कम्स नो हार्म। तो उस समर के समय में रात को हेजोग बोल के एक प्राणी लॉन में घूमेगा। हेजोग बोल के एक प्राणी लॉन में क्या करेगा? घूमेगा। और लोग उसके बारे में सोचेंगे कि ये कितना अच्छा इंसान है, पोएट कितना अच्छा इंसान है, ये कभी इनोसेंट क्रिएचर को हार्म नहीं पहुंचाता, ये कभी इनोसेंट प्राणी को हार्म नहीं पहुंचाता। सिंपल सा बात है, समझ के रख लो यार, समझ के रख लो। बहुत बोरिंग पोएट है, बहुत बोरिंग पोएम है, मुझे भी पता है, लेकिन समझ के रख लो। और शेयर करो ना, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। आज मेरा फास्ट है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। प्लीज दोस्तों, आप लोग भी पढ़ लो, लाइक करो ना। आ जाओ, अब बात करेंगे वॉचिंग द फुल स्टेट हेवंस दैट विंटर सीज। Will this thought arise to those who will meet face no more? He was one who had an eye for such मतलब कि he had one who had an eye for such mysteries. सिंपल सा बात है, जब विंटर का समय रहेगा, विंटर का समय रहेगा, तब रिलेटिव्स उसके बारे में ये सोचेंगे कि ये यही इंसान था जो अब नहीं है। अब तो सिर्फ चांद तारे में ये इंसान दिखता है, अब तो सिर्फ चांद तारे में ये इंसान दिखता है। और अब दोस्तों हम समझेंगे बेल ऑफ क्विटेंस का मतलब क्या होता है। बेल ऑफ क्विटेंस, बेल ऑफ क्विटेंस का मतलब होता है जब कोई नया प्रसंग होता है ना, यानी कि जब किसी का डेथ हो जाता है, क्रिश्चियन धर्म में जब किसी का डेथ हो जाता है ना, तब एक बेल बजाया जाता है और एकदम साइलेंस मेंटेन किया जाता है। कोई चिल्लाएगा नहीं, वहां पे कोई चिल्ला दिया तो एकदम गजब हो जाएगा। साइलेंस में एकदम बेल बजाया जाता है और वो बेल को एकदम कंसंट्रेट से वो लोग सुनते हैं, उसको बोलते हैं बेल ऑफ क्विटेंस। ये कब होता है? ये जब लोग मर जाता है तब, जब लोग मर जाता है तब। क्लियर है? आओ इसका एमसीक्यू देखते हैं, बोरिंग चैप्टर का एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, लेकिन बोरिंग होगा नहीं, मैं समझा रहा हूं ना तुमको। बोरिंग कैसे होगा? बोरिंग होने ही नहीं देंगे हम, होने ही नहीं देंगे हम बोरिंग। आ जाओ एमसीक्यूज करते हैं इसका। सबसे पहला वन का आंसर देखो, व्हेन द प्रेजेंट हैज लैच्ड इट्स पोस्टन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है स्पीकर? बताओ वन का क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ, चैट में बताओ। वन का होगा ए। फर्स्ट स्टैंजा में कौन सा मंथ के बारे में बात किया गया है? फर्स्ट स्टैंजा में कौन सा मंथ के बारे में बात किया गया है? मई के बारे में बात किया गया है। क्लियर है? नॉक्चुरल अच्छा सॉरी, विच नेचुरल एक्टिविटी डज द स्पीकर डिस्क्राइब इन द मे, मतलब कि मंथ ऑफ मई। इसका आंसर क्या होगा? थ्री का आंसर क्या होगा बताओ? मई के महीने में उस कंट्री में क्या होता है? स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग में क्या होता है? फ्लैपिंग ऑफ लिप्स। थ्री का हो जाएगा बी, थ्री का हो जाएगा बी, थ्री का हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर्स द ग्रीन लिप्स ऑफ मे टू? यहाँ पे हो जाएगा विंग्स एंड डेलिकेट न्यू स्पन सिल्क। ठीक है, उस महीने में क्या होता है? नए नए रेशम आते हैं, विंग्स आते हैं, हवा, ठीक है, और पत्ते फरफराते हैं, यानी कि पत्ते के पंख उड़ जाते हैं। फाइव के देखो, फाइव 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 फाइव, हाउ डज द स्पीकर विश टू बी रिमेंबर्ड बाय द नेबर्स इन द फर्स्ट स्टैंजा? तो फर्स्ट स्टैंजा में कैसे
वो सोच रहे हैं कि उनके नेबर्स उनको याद रखे। कैसे वो सोच रहे हैं? मिनट ऑब्जर्वर ऑफ नेचर ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि मई का महीना ना स्प्रिंग होता है। जिस कंट्री में पोइट रहते हैं उस कंट्री में मई का महीना में स्प्रिंग होता है। क्लियर है? ओके। इसके बाद देख लो 6, विच टाइम ऑफ द डे डज द स्पीकर स्पीक ऑफ द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम? बताओ यार बताओ, सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम में कौन से टाइम की बात की गई है? कौन से टाइम की बात की गई है? डस्क, शाम के बारे में बात की गई है। शाम शाम शाम, ठीक है। इसके बाद देखो, हाउ डज द नाइट हॉक मतलब कि डिसेंड इन द सेकंड स्टैंजा? इसका हो जाएगा एज साइलेंटली एज एन आईलिड ब्रिंग। 7 का हो जाएगा सी। 7 का हो जाएगा सी। वेयर डज द नाइट हॉक अलाइट? ऑन रूफ ऑन ए थॉर्न बस। 8 का हो जाएगा बी। आइए 9, व्हाट मे ए गेजर थिंग ऑफ द स्पीकर इन द सेकंड स्टैंजा? तो गेजर क्या सोचेगा? ऑफ कोर्स यहां पे देखिए, फाइट्स ऑफ द नाइट हॉक वेयर ए फेमिलियर साइट ऑफ द स्पीकर। इसका आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा ए। 9 का हो जाएगा ए। इसके बाद 10 का ये, विच सीजन एंड टाइम ऑफ द डे डज द स्पीकर थिंक्स ऑफ डाइंग इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम? कौन से सीजन की बात कर रहा है? कौन से सीजन की बात कर रहा है जिस सीजन में वो मर जाएगा थर्ड स्टैंजा में? बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा वार्म समर नाइट। वार्म समर नाइट। इसके बाद, विच एनिमल डज द स्पीकर थिंक्स ऑफ द थर्ड स्टैंजा? कौन से एनिमल के बारे में सोच रहे हैं? तो थर्ड स्टैंजा में कोई एक एनिमल आया था ना, हेजहॉग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेजहॉग। 11 का हो जाएगा बी। इसके बाद 12, तो 12, व्हाट मेमोरी ऑफ द स्पीकर डज द डिसेंट ऑफ द नाइट हॉक एलिसिट इन द माइंड ऑफ द सर्वाइवर? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर ऑफ द इनोसेंट क्रिएचर। लाइक लोग उनके बारे में सोचेंगे कि ये कितना अच्छा इंसान था, ये निर्जीव प्राणी को, मतलब कि जीव प्राणी को कुछ नहीं करता था, इनोसेंट क्रिएचर को कुछ नहीं करता था। सिंपल सा बात है। इसके बाद 13, आइए 13, व्हाट डज द पर्सन कमेंट अबाउट द स्पीकर इन द थर्ड स्टैंजा? इसका हो जाएगा ए, द स्पीकर कुड नॉट डू मच फॉर द इनोसेंट एनिमल्स। यानी लोग सोचेंगे उनके बारे में कि स्पीकर बहुत कुछ तो करना चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए इनोसेंट एनिमल के लिए, उतना कुछ कर नहीं पाए, उससे पहले ही वो मर गए। इसके बाद, व्हाट वाज द स्पीकर इमेजिन हिज नेबर्स डूइंग अपॉन हियरिंग ऑफ हिज डेथ? तो वॉच द स्टार लेडन विंटर स्काई, यानी कि विंटर में उसका नेबर्स स्टार देखेगा, चांद सितारे देखेगा और चांद सितारा देख के उनको याद करेगा। सिंपल सा बात है। इसके बाद 15, हाउ डज द स्पीकर विश हिज नेबर टू रिमेंबर हिम इन द फोर्थ स्टैंजा? फोर्थ स्टैंजा में उनको रिमेंबर कैसे करवाना चाहते हैं? एज समवन हु एडमायर्ड मिस्ट्रीज, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हाट डज द बेल ऑफ क्विटेंस मीन्स? तो बेल ऑफ क्विटेंस का मतलब क्या होता है? बेल ऑफ क्विटेंस तभी बजाया जाता है जब कोई पर्सन मर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए। 16 का ए। ओके। 17, इन द फिफ्थ स्टैंजा वेयर द बेल ऑफ क्विटेंस हर्ड? आंसर दीजिए आप लोग भी चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। 17 का आंसर क्या होगा? मतलब कि इन द फिफ्थ स्टैंजा वेयर द बेल ऑफ क्विटेंस हर्ड इन द ग्लूम आफ्टर द स्पीकर्स डेथ। 18 का आंसर दीजिए। How does the passing bridge impact the ringing of the bell in the first stanza of the poem? It pauses the ringing. It pauses the ringing. 19 the year. How does the speaker wish his near and dear ones to remember him in the final stanza? यानी फाइनल स्टैंजा में स्पीकर कैसे सोच रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस के लोग हमको याद रखे? सिंपल सा बात है। As someone who noticed the impact of the bridge of the ringing bell. Simple. Okay? सी हो जाएगा 19 का। सी हो जाएगा 19 का। क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोयम? सो पोयम का सेटिंग क्या था? पोयम का सेटिंग क्या था बताइए? ए सीनर इंग्लिश कंट्री साइड। 20 का हो जाएगा डी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद 21 आइए, ऑल थ्रू द पोयम इज अबाउट डेथ, हार्डी नेवर यूजेस द वर्ड इन द पोयम। यानी कि डेथ वाला वर्ड हार्डी कभी यूज नहीं किया है पोयम में। तो इसके बदले में क्या यूज किया है? इसके बदले में वो यूपेसिज्म यूज किया। क्या? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 22 में आइए। 22 में, व्हाट डज द टाइटल वर्ड ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड्स रेफर टू? आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या है? आफ्टरवर्ड्स का मतलब है वो पोएट के डेथ होने के बाद, पोएट के डेथ होने के बाद वाला वक्त, द टाइम आफ्टर स्पीकर्स डेथ। ठीक है, तो हमारा आफ्टरवर्ड्स चैप्टर भी खत्म हो गया। बहुत बोरिंग चैप्टर था लेकिन फिर भी खत्म हो गया। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कविता है।
और आजादी के बाद वाला दिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आजादी के बाद वाले दिन में हमारे युवक, हमारे देश के जो मतलब की युवा पीढ़ी है वो कैसे होने चाहिए। सिंपल सा बात है। तो आप ये बताओ सबसे पहले, ये कविता का दूसरा नाम क्या है? ये कविता का दूसरा नाम क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का दूसरा नाम क्या है? गीतांजलि 35। बिकॉज ये गीतांजलि में 35th नंबर पे लिखा गया है। ये गीतांजलि में 35th नंबर पे लिखा गया है, 35th नंबर का पोएम है, इसीलिए इसको गीतांजलि 35 भी बोले जाते हैं। ठीक है, ओके। और ये बताओ कि हेड इज हेल्ड हाई का मतलब क्या हुआ? हेड इज हेल्ड हाई का मतलब लिव विथ डिग्निटी, मान सम्मान के साथ जियो। रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहा है कि एक ऐसा दिन आएगा आजादी के दिन के बाद, जब हम लोग आजाद हो जाएंगे, उस दिन के बाद हम लोग सर उठा के जी सकेंगे, किसी का भी डर नहीं रहेगा और हर इंसान सर उठा के जिएगा, मान सम्मान के साथ जिएगा, किसी का भी गुलाम नहीं रहेगा, जहां पे नॉलेज फ्री में मिलेगा और जहां पे लोग आपस में जाति भेद नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है, हिंदू मुस्लिम जहां पे लोग नहीं करेंगे और सब कोई इक्वलिटी के साथ रहेंगे, जहां के लोग बहुत मेहनती होंगे, जहां के लोग बहुत मेहनती होंगे और हमेशा हर काम को परफेक्ट तरीके से खत्म करेंगे, जहां पे लोगों का एक क्लियर लॉजिक रहेगा कि ये काम क्यों करना है। जैसे तुम लोग आजकल इंस्टाग्राम चलाते हो, पता ही नहीं है क्यों चला रहे हो, क्या फायदा होगा उससे। इसका मतलब यही है कि जहां पे लोगों का एक क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन रहेगा कि वो क्यों कर रहे हैं वैसा। ठीक है, और यहाँ पे माय फादर को रिप्रेजेंट किया हुआ है गॉड को, ये सब सारा चीज वो गॉड को बोल रहे हैं कि गॉड हमारे कंट्री को शक्ति देना, बुद्धि देना, कि ऐसा ही हमारा कंट्री बने। क्लियर है? माय फादर किसको बोला गया? बोलिए। यहाँ पे मतलब कि माय फादर किसको बोला गया है? गॉड को बोला गया है। कहां पे? गॉड को बोला गया है। क्लियर है? चलिए आइए इसका पढ़ते हैं एमसीक्यूज। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर किसके बेटे थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो किसके बेटे थे? वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बेटे थे। ठीक है, वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बेटे थे। और वो किसके लीडर थे? ब्रह्मो समाज के लीडर थे। ये सब पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत सारे मतलब कि पोएम्स में भी काम किए हैं, ड्रामा में भी काम किए हैं, नोवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी हैं, बहुत ज्यादा महान व्यक्ति थे वो। ठीक है, गीतांजलि कब आया था बताओ? गीतांजलि के लिए उनको पुरस्कार मिला था 1913 में, लेकिन आया था 1910 में। 1913 में उनको पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। ठीक है, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक सेट ऑफ पोयम्स है, जैसे आप सेट ऑफ पेन्स रखते हो ना, वैसे सेट ऑफ पोयम्स को बोलते हैं गीतांजलि। ओके, इसके बाद गीतांजलि को 1912 में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया। सबसे पहले तो वो मतलब कि बंगाली में आया और 1912 में इंग्लिश में आया, इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया 1912 में। क्लियर है? ओके, चलिए अब इसका एमसीक्यूज करते हैं। सबको जवाब देना, है। ठीक है, सबसे पहले बताओ, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर कहां से था? इंडिया से था। ठीक है, 1 का हो जाएगा ए। हम टाइम नहीं देंगे, सबको जवाब देना है बस, 1 का ए या 2 का बी, इस तरह से सबको जवाब देना है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। व्हाट डज मतलब कि मींस बाय हेड इज हेल्ड हाई? हेड इज हेल्ड हाई का मतलब क्या होता है? लिव विथ डिग्निटी। तो 2 का हो जाएगा ए। इसके बाद 3 देखिए, व्हाट डज टैगोर मींस बाय द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री? जहां पे नॉलेज फ्री मिले, इसका मतलब क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड नॉलेज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। 3 का हो जाएगा ए। 4 का देखिए, 4 का क्या होगा? व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या हो गया? डिवीजन इन द सोसाइटी। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है कि सोसाइटी बंटवारा हो रहा है, सोसाइटी में सब अपने अपने जाति बाती कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। 5 का क्या हो जाएगा? व्हाट डू नैरो डोमेस्टिक वॉल्स टू डू ए नेशन? मतलब कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की वजह से क्या हो जाएगा? बताओ इसका आंसर बताओ, 5 का आंसर बताओ, 5 का आंसर बताइए आप लोग प्लीज। क्या हो जाएगा? हमारे नेशन टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे, ब्रेक ए नेशन इनटू फ्रेगमेंट्स। 6 का बताओ। तो टैगोर वांट्स टू वर्ड ऑफ हिज कंट्रीमैन टू कम आउट डैश इन द आइडियल नेचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। 7 का बताओ। तो टैगोर वांट्स हिज कंट्रीमैन टू स्ट्राइव डैश टुवर्ड्स परफेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा सीजलेसली।
8 का बताओ, इन द पोयम टैगोर कंपेयर्स रीजन टू ए क्लियर स्ट्रीम। एक क्लियर रीजन रहना चाहिए भाई, क्यों काम कर रहे हो, ये क्यों काम कर रहे हो, इसका लॉजिक क्या है, क्लियर रीजन रहना चाहिए, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तुमको अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है 9, व्हाट डज द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट मीन्स। सैंड ऑफ डेड हैबिट का मतलब क्या हो गया, बताओ ना, जल्दी से बताओ, शेयर करो ये लिंक को, ये लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करो, फटाफट से लाइक करो दोस्तों, लाइक करो। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, एज ओल्ड सुपरस्टिशियस बिलीफ, मतलब कि झूठ मूठ का हम लोग मानते रहते हैं ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर मान लो बिल्ली रास्ता काट लिया तो अशुभ होगा, ये सब मतलब कि ये सब फालतू फालतू का बिलीफ ना रखें इंडिया वालों, ये उम्मीद रख रहे हैं, ये उपेक्षा रख रहे हैं। इसके बाद व्हाट डज द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लॉसेस इन इट वे, स्टैंड ऑफ डेड हैबिट, इसका आंसर हो जाएगा डेड हैबिट, ठीक है, ये 10 का ए हो जाएगा। 11 देखो, मतलब कि थी का मतलब क्या बोला गया है, गॉड, तो थी का मतलब क्या है, गॉड। 12 आओ, ये टैगोर विशेस द माइंड्स इन द कंट्री मैन टू बी लेड फॉरवर्ड इनटू एवर वाइडनिंग डेजर्ट, सॉरी एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, मतलब कि ये चाहते हैं कि इंडिया वाले सोचे भी और करे भी, सिर्फ सोच के ना रह जाए। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ सपना देखते हो, करते नहीं हो कुछ, क्लियर है। इसके बाद व्हाट डज द टैगोर मीन्स बाय हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो गया बताओ, हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम, यानी ऐसा एक कंट्री जहां पे पूरा का पूरा फ्रीडम है, जहां पे सबको आजादी है, सबको आजादी है। हु इज माई फादर इन द पोयम, मतलब कि माई फादर कौन है, गॉड है, सिंपल सा बात है। 15 देखो, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन टैगोर कंपोज्ड द पोयम, जब जब ये पोयम बना उसमें ना ब्रिटिश रूल था हमारे पास, तो इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। आंसर देते जाओ, आंसर देते जाओ। 15 का क्या होगा, ए, तो 15 ए लिखो चैट बॉक्स में। टू होम डस टैगोर एड्रेसेस द पोयम, किसको एड्रेस कर रहे हैं, गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा 16 का बी, 16 का बी, इंडिया मत लिख देना, गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, गॉड को बोल रहे हैं ये सब चीज। इसके बाद ये पोयम गीतांजलि के कौन से नंबर पे है, 35वां नंबर पे है, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है गीतांजलि कब पब्लिश हुआ था, 1910 में पब्लिश हुआ था, 1910 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिखा रहे 1912 मत लिखना, 1912 में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, लेकिन पब्लिश तो 1910 में ही हुआ ना। गीतांजलि पब्लिश कब हुआ, 1910 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि इज पब्लिश्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन कब, 1912 में, क्लियर है। इसके बाद कौन से काम के लिए रविन्द्रनाथ को मतलब कि प्राइज मिला था, ये हो जाएगा गीतांजलि, गीतांजलि के वजह से ही तो उनको मतलब कि प्राइज मिला था ना, सिंपल सा बात है। आ जाओ, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी हम लोग ने खत्म कर दिया। अब हम लोग प्रोज स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोज, प्रोज यानी कि कहानी, हम लोग प्रोज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रोज पढ़ेंगे हम लोग आउट ऑफ बिजनेस। आउट ऑफ बिजनेस एक रामा राव का कहानी है, जो लॉटरी के चक्कर में, क्रॉसवर्ड पजल के चक्कर में बहक गया था, और बहकने की वजह से सारे के सारे पैसे जब उसने गवा दिए, और उसके बाद उसको जब लगा कि अब तो हम रास्ता में आ गए हैं, उसके बाद वो मतलब कि सुसाइड करने चला था। वो सुसाइड करने चला था रेलवे स्टेशन में, फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, सुसाइड इज नॉट ए सोल्यूशन, उसके बाद होता है, ठीक है। तो आपसे इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, इसका बस आंसर्स देते जाना, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। रामा राव कौन से कंपनी में काम करता था, बताओ, रामा राव कौन से कंपनी में काम करता था, बताओ जल्दी से, बताओ जी, बताओ बताओ। ग्रामाफोन कंपनी में, कौन से कंपनी में, ग्रामाफोन कंपनी में। ग्रामाफोन कंपनी का वो क्या था, ग्रामाफोन कंपनी में वो क्या था, क्या था उसका उसका पेशा क्या था, वो क्या ऑक्यूपेशन में काम करता था, मालगुड़ी एजेंट था, वो मालगुड़ी एजेंट था, ठीक है। मालगुड़ी क्या था, एजेंट। इसके बाद देखो उसके पास क्या था, उसके पास क्या क्या था, उसके पास स्मॉल बंगलो था, एक ओल्ड बेबी कार भी खरीदने के बारे में वो सोच रहा था। उसके वाइफ और चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन कौन से स्कूल में जाते थे, नॉर्मल स्कूल या फैशनेबल स्कूल, फटाफट से बताओ। रामा राव के जो बच्चे थे वो कौन से स्कूल में जाते थे, फैशनेबल स्कूल या नॉर्मल स्कूल, बताओ जल्दी से बताओ सर, फैशनेबल स्कूल।
फैशनेबल स्कूल में जाया करते थे। ये बताओ कि ग्रामाफोन का जो फैक्ट्री था, ग्रामाफोन कंपनी का जो फैक्ट्री था वो कौन से एरिया में था? नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, कौन से इंडिया में? कौन से इंडिया में बताओ, कौन से इंडिया में था? नॉर्दर्न इंडिया में था, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। अब बताओ कि बैंक ऑफ लाहौर कैसे क्रैश हो गया? बैंक ऑफ लाहौर कैसे क्रैश हुआ था बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। बैंक ऑफ लाहौर कैसे क्रैश हुआ था? बॉम्बे फाइनेंशियर के डेथ की वजह से। अब बताओ बॉम्बे फाइनेंशियर का डेथ किसके वजह से हुआ था? किस चीज की वजह से हुआ था? किस चीज के वजह से हुआ था? बॉम्बे फाइनेंशियर का डेथ किस चीज की वजह से हुआ था? कार एक्सीडेंट की वजह से। किसके वजह से? कार एक्सीडेंट की वजह से। ओके, नेक्स्ट बताओ कि लोग उसके बारे में क्या अफवाह फैला रहे थे? लोग उसके बारे में क्या अफवाह फैला रहे थे? कि वो सुसाइड कमिट किया है क्योंकि उसकी बीवी भाग गई थी। किसके साथ? कैशियर के साथ। क्योंकि उसकी मतलब कि बीवी भाग गई थी किसके साथ? कैशियर के साथ। किसके साथ? कैशियर के साथ। उनके ही बैंक का जो कैशियर था ना उसके साथ। ओके, इसके बाद ये बताओ कि इसके बाद रामाराव का हालत कैसे हो गया? रामाराव गरीब हो गया या अमीर? गरीब हो गया या अमीर? ये बताओ, गरीब हो गया या अमीर? उसके बच्चे अब कौन से स्कूल में पढ़ने लगे हैं? उसके बच्चे अब कौन से स्कूल में पढ़ने लगे हैं? उसके बच्चे अब कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? फैशनेबल स्कूल में पढ़ रहे हैं या उससे निकाल दिया? निकाल दिया गया। फैशनेबल स्कूल में अब उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अब उधर से निकाल दिया गया। अब वो एकदम नॉर्मल स्कूल में मतलब कि चले गए। अब आंसर दो कि वो अपने बंगलों को रेंट पे दे दिए थे क्या? वो अपने बंगलों को रेंट पे दे दिए थे क्या? जी बिल्कुल। अब ये बताओ कि रामाराव कितने एज का था? कितने एज का था? कितने एज का लग रहा था? 40 का होने वाला था। 40 का होने वाला था। अप्रोचिंग 40। अप्रोचिंग 40। रामाराव जो था ना वो अप्रोचिंग 40 का था। ठीक है, रामाराव अप्रोचिंग 40 का था। इसके बाद बताओ कि हर रोज जो रामाराव जॉब सर्च करने जाता था, क्या उसको जॉब मिल जाता था? हर रोज जो जॉब की तलाश में जाता था रामाराव, क्या उसको मिल जाता था जॉब? नहीं भैया, नहीं मिलता था। उसके बेटे उसको कैसे देखते थे? बेटे और वाइफ, मतलब कि जो उसका सन था और उसके वाइफ थी, वो उसका इंतजार किस वे में करते थे? एंसियस। एंसियस नजर में, ईगर कि आज तो कुछ होगा, आज तो पापा आएंगे जॉब लेके, इस तरह से एंसियस नजर थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बताओ कि उनके बच्चे के क्लोथ्स अब कितने कितने महीने बाद मिलने लगे हैं? उनके बच्चे को एक क्लोथ, एक कपड़ा अब कितना कितना महीना बाद मिल रहा है? भैया 3 महीना बाद, 3 मंथ्स के बाद मिलता है। इतना ज्यादा गरीबी आ गया था कि 3 महीने के बाद उनके बच्चे को क्लोथ्स मिल रहा है। ठीक है, आंसर दो भैया, आंसर दो। इसके बाद बताओ कि जर्नल वो कहां से लेके आया था? जर्नल वो कहां से लेके आता था? जुबली रीडिंग रूम से। जर्नल का नाम क्या था? जर्नल का नाम क्या था? चैट बॉक्स में लिखो, शेयर करो सबको। जर्नल का नाम क्या था? द कैप्टन। ठीक है, इसके बाद हर वीक वो जर्नल कितने कितने मनी का प्राइस ऑफर करता था? हर वीक वो जर्नल कितने मनी का प्राइस ऑफर करता था? 4,000 रुपए का। 4,000 रुपए का प्राइस ऑफर करता था। 4,000 रुपए का प्राइस ऑफर करता था। इसके बाद ये बताओ कि एक दिन उसको कितने हजार का ऑफर मिला? एक दिन उसको कितने हजार का ऑफर मिला? मतलब कि क्रॉसवर्ड, मतलब कि पजल से। 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का। ये बताओ कि उसकी वाइफ से उसने कितने रुपए मांगे? उसने अपनी वाइफ से कितने रुपए मांगे? उसने 5 रुपए मांगे। कितने रुपए मांगे? 5 रुपए मांगे। 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। और 5 रुपए का मतलब क्या होता था? 5 रुपया उनके घर में कितना कीमती था बताओ? तो 5 रुपए से उनके घर में उनका पूरा का पूरा हफ्ता का राशन आ जाता था। उनका पूरा का पूरा हफ्ता का राशन आ जाता था। ठीक है, राशन मतलब खाना। अच्छा, अब ये बताओ कि वो जो 8,000 का लॉटरी का जो मतलब कि टिकट वो खरीदा था 5 रुपए में, क्या वो लॉटरी लगा? क्या वो मतलब कि लॉटरी लगा? नहीं ना। नहीं कि हाँ बताओ, नहीं कि हाँ, नहीं। इसके बाद वो क्या किया? इसके बाद वो सुसाइड करने गया। कहां पे गया? वो सुसाइड करने कहां पे गया बताओ? वो सुसाइड करने गया कहां पे बताओ? रेलवे स्टेशन में। रेलवे स्टेशन में। ठीक है, लेकिन ट्रेन लेट था, इस वजह से वो नहीं आ पाया। ये बताओ उसका फ्लैट कितने में बिका? फ्लैट कितने में बिक रहा है उसका?
4500। इसमें से रामा राव कितना लेगा? 4500 में से रामा राव का कितना है? 500 ले लेगा और 4000 अपना बीवी के पास छोड़ के जाएगा। अपना बीवी को बोला कि 4000 तुम रखो, 500 मुझे दे दो, 500 लेके मैं जाऊंगा मद्रास और मद्रास जाके अपना जॉब खोजूंगा। सिंपल सा बात है, जॉब खोजूंगा, सिंपल सा बात है, बस हो गया, खत्म कहानी। आ जाओ इसका एमसीक्यू करते हैं। आ जाओ इसका एमसीक्यू करते हैं फटाफट से, आ जाओ। इसका आंसर क्या होगा? हु इज द मतलब की प्रोटेगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी? रामा राव। रामा राव वॉज द मालगुडी एजेंट ऑफ विच कंपनी? ग्रामाफोन कंपनी। सिंपल सा बात है। हाउ लॉन्ग डिड द रामा राव बिजनेस रन वेल? कितने साल तक रन वेल चला? मतलब कि 5 साल तक उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला। इसके बाद वेयर डिड ही बिल्ड द स्मॉल बंगलो? कहां पे अपना स्मॉल मतलब कि बंगलो बनाया? इन द एक्सटेंशन, इन द एक्सटेंशन, इन द एक्सटेंशन। इसके बाद व्हाट डिड रामा राव थिंक ऑफ बाइंग? अब क्या सोच रहे हैं? एन ओल्ड बेबी कार, एन ओल्ड बेबी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, वेयर डिड द ग्रामाफोन कंपनी हैव इट्स ओन फैक्ट्री? ग्रामाफोन कंपनी का फैक्ट्री कहां पे था? कहां पे था ग्रामाफोन कंपनी का फैक्ट्री? बताओ जल्दी से। नॉर्दर्न इंडिया। क्या तुम सुन रहे हो? मजा आ रहा है तुमको? नॉर्दर्न इंडिया में था ग्रामाफोन का फैक्ट्री, ठीक है। इसके बाद आगे, व्हाट लेट मतलब टू द क्रैश ऑफ द बैंक इन लाहौर? क्यों बैंक इन लाहौर में क्रैश हो गया? क्योंकि उसका जो फाइनेंशियर था वो मर गया था। उसका फाइनेंशियर कैसे मरा? कार एक्सीडेंट में। लेकिन लोग क्या सोच रहे थे? सुसाइड से मरा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? लोग क्या सोच रहे थे? बिकॉज हिज वाइफ इलोप्ड, उसकी वाइफ भाग गई है, इसी वजह से मतलब कि सुसाइड करके मर गया। विथ होम डिड द बॉम्बे फाइनेंशियर वाइफ इलोप? किसके साथ भागी? वो कैशियर के साथ भागी थी, ठीक है, कैशियर के साथ भागी थी। 11, वेयर डिड रामा राव शिफ्ट विद हिज फैमिली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त में कहां पे शिफ्ट हुआ था? टू ए वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट है, मार्केट के पीछे। अब 12 देखो, व्हाट वाज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मतलब की पीरियड ऑफ क्राइसिस? उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम क्या था? मतलब उनका रहन सहन किससे चल रहा था? उनका किससे चल रहा था रहन सहन? ऑफ कोर्स उनको किससे चल रहा था रहन सहन? बताओ जल्दी से बताओ। रेंट फ्रॉम देयर फ्लैट। हाउ ओल्ड वाज रामा राव? रामा राव कितने ओल्ड के थे? अप्रोचिंग अप्रोचिंग 40। 14, हाउ डिड रामा राव वाइफ एंड चिल्ड्रन वेट फॉर हिम विथ एंसियस फेसेस? बहुत ज्यादा उदास वे में वेट कर रहे थे, होप में वेट कर रहे थे कि मेरे पापा आएंगे, जॉब लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद 15 आओ। 15 क्या है? विच काइंड ऑफ नेबर्स डिड रामा राउस वाइफ हैव इन द एक्सटेंशन? एक्सटेंशन में कैसे नेबर्स मिले थे? फ्रेंडली नेबर्स मिले थे। क्या है? फ्रेंडली नेबर्स मिले थे। हाउ ऑफन वेयर रामा राव चिल्ड्रन गिवन न्यू क्लोथ्स? मतलब कि रामा राव के जो बच्चे थे उनको न्यू क्लोथ्स कितने महीने में मिलते थे? 3 मंथ्स में मिलते थे। क्या? 3 मंथ्स में मिलते थे। वंस इन 3 मंथ्स, वंस इन 3 मंथ्स, सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखो, नेम द जनरल, अच्छा मतलब कि वो जनरल का नाम क्या था? वो जनरल का नाम क्या था? द कैप्टन, ठीक है, द कैप्टन, समझ रहे हो ना तुम। इसके बाद 18, वेयर डिड रामा राव केम अक्रॉस द जर्नल? जुबली रीडिंग रूम, मतलब कि जुबली रीडिंग रूम से उनको वो जर्नल मिलता था, सिंपल सा बात है। 19 आओ। हाउ मेनी पेजेस डिड द जर्नल हैव? मतलब कि जर्नल में कितने कितने पेजेस रहते थे? 4 पेजेस। इसके बाद व्हाट वाज द स्पेशल ऑफर वाज द जर्नल अनाउंस्ड? कितना का स्पेशल ऑफर अनाउंस किया था? 8000 रुपए का। वैसे कितना करता था? 4000 रुपए का। जर्नल का स्पेशल ऑफर 8000 रुपए का था, लेकिन वैसे कितना किया करता था? 4000 रुपए। ओके, आगे। हाउ मच मनी डिड रामा राव आस्क फॉर हिज वाइफ? अपने वाइफ से कितना पैसा मांगा? 5 रुपया, और वो 5 रुपया से उसका पूरा का पूरा राशन चलता था, ठीक है। अच्छा, जब उसको पता चला कि हम नहीं जीते हैं, उसके बाद वो क्या किया? उसके बाद वो सुसाइड करने का ट्राई किया, कमिट सुसाइड है। इसके बाद देखो, फ्रॉम विच ट्रेन डिड रामा राव वेट फॉर द मतलब कि ट्रिचिकोली पे, ठीक है, द ट्रेन फ्रॉम टिचिपोली। आंसर हो जाएगा ए। व्हाट डिड रामा राव कम टू नो एज ही वॉक्ड बैक टू द स्टेशन? इसका आंसर हो जाएगा ये। एंड एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ए। ए गुड ट्रेन हैव डिटेल एंड डिलेड ऑल ट्रेन बाय 3 आवर्स। मतलब हर ट्रेन कम से कम 3 घंटे के लिए लेट था।
हर ट्रेन कम से कम 3 घंटे के लिए लेट था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब उसको पता चला कि ट्रेन लेट है, इसके बाद उसने किसको थैंक यू किया? अपने गॉड को थैंक यू किया। थैंक गॉड पर्पसलू फॉर शोइंग हिम मर्सी, ठीक है। इसके बाद देखो, व्हाट डिड रामा राव वाइफ इन्फॉर्म? रामा राव का वाइफ क्या इन्फॉर्म किया जब वो खाने बैठा, जब वो डिनर के लिए बैठा, उसको रामा राव का वाइफ क्या इन्फॉर्म किया? तो ये इन्फॉर्म किया कि जो मतलब कि जो हम लोग ने मतलब कि किराएदार रखा था, वो लोग हमारे बंगलों को खरीदना चाहते हैं। जो किराएदार रखा था वो हमारे बंगलों को क्या करना चाहते हैं? खरीदना चाहते हैं। कितने में खरीदना चाहते हैं? 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज। इसके बाद 28, हाउ मच मनी डिड रामा राव इंटेंड टू कीप फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द 4,500 रुपीज? कितना कितना मनी रामा राव रखेगा? 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज। इसके बाद देखिए, व्हाट डिड रामा राव डिसाइड टू डू फर्स्ट आफ्टर सेलिंग हिज बंगलो? रामा राव ने क्या डिसाइड करने के बारे में सोचा? क्या डिसाइड किया इसके बाद? मूव टू ए बेटर लोकेलिटी, एक अच्छा लोकेलिटी में मूव करना। तो आउट ऑफ बिजनेस भी हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जोश है ना कि जोश खत्म हो गया? जोश है कि जोश खत्म हो गया? बताओ जल्दी। चलिए आइए। तो अभी तक हमने ये 3 पोयम और 1 प्रोज खत्म कर लिया है। अभी स्टार्ट करेंगे द चाइल्ड। सबसे पहले आप बताओगे कि द चाइल्ड किसने लिखा है? द चाइल्ड ये कहानी जो है ये किसने लिखा है? कौन से राइटर ने द चाइल्ड वाला कहानी लिखा है? फटाफट से बताओ, फटाफट से सारे के सारे आंसर्स दो। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ओके। इसके बाद बताओ कि गंगू जो था वो कौन से कास्ट का था? मतलब मैं बोल रहा हूं कि गंगू कौन से कास्ट का था, सबसे पहले बताओ ये। फटाफट बताओ, आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है। 3, 2, 1। तो गंगू ब्राह्मण कास्ट का था, ओके। इसके बाद, क्या गंगू किसी के झूठे बर्तन साफ करता था? हाँ ना बताओ, क्या गंगू किसी के झूठे बर्तन साफ करता था? आंसर है नो। क्या गंगू अपने मास्टर के सामने क्या कभी झुकता था? यस या नो? फटाफट से आंसर आना चाहिए, यस या नो। पार्टिसिपेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट से। 2 चैप्टर्स बाकी है, करके समाप्त कर दो इंग्लिश। क्या गंगू कभी किसी के सामने झुकता था? नो। इसके बाद आप ये बताओ कि अचानक से एक दिन जब गंगू वो नरेटर के रूम के सामने पहुंच गया, तो वो नरेटर क्या हो गए? शॉक हो गए, सैड हो गए या हैप्पी हो गए? नरेटर के रूम पे अचानक जब गंगू पहुंच गया, तब नरेटर शॉक हो गए, सैड हो गए या हैप्पी हो गए? बताओ जल्दी से बताओ। शॉक हो गए। अब ये बताओ कि गंगू की पत्नी का नाम क्या है? गंगू की पत्नी का नाम क्या था? गोमती देवी। गंगू की पत्नी का नाम क्या था? गोमती देवी। फटाफट से आंसर दिया करो। ये बताओ कि गोमती देवी की कितनी शादियां हुई थी? गोमती देवी की ऑलरेडी कितनी शादियां हो चुकी थी? सर 3, ओके। इसमें से गोमती देवी कितना बार भागी थी, ये बताओ। गोमती देवी भागी कितना बार थी? फटाफट बताओ, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, खत्म करेंगे चैप्टर को। 2 बार भागी थी, ओके 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 ओके। ये बताओ कि जब वो भागती थी तो वो कितने दिनों में भाग जाती थी? अपने प्रीवियस 2 हस्बैंड के घर से जब भागी, वो कितने दिन में भाग गई? 1 वीक के अंदर अंदर भाग गई, 1 वीक के अंदर अंदर भाग गई। अब ये बताओ कि गोमती देवी को सोसाइटी क्या बोलता था? मतलब कि सोसाइटी में गोमती देवी का रेपुटेशन कैसा था? एकदम मतलब कि क्वेश्चनेबल रेपुटेशन था, क्वेश्चनेबल। सब उसके ऊपर सवाल उठाते थे, सब उसके कैरेक्टर को जज करते थे, ओके। कि जाहिर सी बात है, जो ऑफ कोर्स आप 3 तो शादी कर लेंगे तो सवाल तो उठाएगा। इसके बाद गंगू शॉर्ट टेम्परेट था, यस या नो? गंगू शॉर्ट टेम्परेट था कि नहीं, बताइए। यस, गंगू शॉर्ट टेम्परेट था। मतलब उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था, गंगू को ना जल्दी गुस्सा आ जाता था। गंगू अपना ही एटीट्यूड में रहता था। क्या गंगू कभी किसी का चुगली करता था? यस या नो? क्या गंगू कभी किसी का चुगली करता था? यस या नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
क्या गंगू रिवर में नहाने जाता था? यस या नो? रिवर में वो नहाने जाता था, यस या नो? क्या कभी गंगू पूजा पाठ करता था? यस या नो? नो, पूजा पाठ भी नहीं करता था और नहाने भी नहीं जाता था। ठीक है, रिवर में भी नहाने नहीं जाता था, पूजा पाठ भी नहीं करता था। ओके, इतना एमसीक्यू तो क्रैक हो गया। इसके बाद ये बताओ कि नरेटर क्या पूरा पूरा दिन नौकर से खटवाते रहते थे या जब उसको काम पड़ता था तभी उसको बुलाते थे? क्या नरेटर पूरा दिन नौकर को खटवाते रहते थे या जब उसको काम पड़ता था तभी उसको बुलाते थे? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लाइक शेयर करो फटाफट से। जब उसको काम पड़ता था तभी बुलाते थे। ओके, अब ये बताओ कि नरेटर को कौन सा चीज पसंद नहीं था? नरेटर को क्या चीज पसंद नहीं था? जब कोई बिना बुलाए आ जाए, और जब कोई बिना बुलाए आए और जब वो दो बात पूछ ले, या तो दूसरों का कंप्लेन करे, या तो दूसरे सर्वेंट का कंप्लेन करे, या तो एडवांस सैलरी मांगे। मतलब कि नरेटर को इस बात से सख्त नफरत था अगर कोई सर्वेंट दूसरे नौकर का चुगली करते थे या तो एडवांस सैलरी मांगते थे। इसीलिए वो सारा का सारा सैलरी पहले से ही क्लियर रखता था। वो सारा का सारा सैलरी पहले से ही क्लियर रखता था। ओके, अब ये बताओ कि गंगू और गोमती का जो बेटा था उसका नाम क्या था? कृष्णा। उसका नाम क्या था? कृष्णा। अब ये बताओ कि कृष्णा क्या सच का बेटा था गंगू का? कृष्णा क्या असली बेटा था गंगू का? नहीं था। तो किसका बेटा था कृष्णा? कृष्णा किसका बेटा था? कृष्णा उसके प्रीवियस हस्बैंड का बेटा था, मतलब कि गोमती के प्रीवियस हस्बैंड का बेटा था। ठीक है, मतलब कि गंगू से शादी करने से पहले जिस हस्बैंड से शादी किया था उस हस्बैंड का बेटा का नाम था कृष्णा। अब ये बताओ, गोमती उनको कहां मिली? गोमती उनको कहां मिली? बताओ, जल्दी से बताओ। गोमती उनको कहां मिली? अरे गंगू को गोमती कहां मिली? लखनऊ हॉस्पिटल में। कहां मिली? लखनऊ हॉस्पिटल में, लखनऊ वुमेन्स हॉस्पिटल में। ये बताओ कि बच्चे स्ट्रगल कितने दिन किए? 3 days और 3 nights। 3 days 3 nights, 3 days 3 nights। ठीक है, अब ये बताओ कि नरेटर 1 month के लिए कहां पे गए हुए थे? 1 month के लिए कहां पे गए हुए थे? नैनीताल। नैनीताल। और नैनीताल किस लिए गए हुए थे? फॉर फॉर बिजनेस ट्रिप। नरेटर 1 month के लिए नैनीताल गए हुए थे। नैनीताल बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे। नैनीताल से जब नरेटर आए तब बाहर किसको देखते हैं? बताओ, बाहर किसको देखते हैं? बताओ, जल्दी बताओ। गंगू और उसका बच्चा, एंड उसका बच्चा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये बताओ कि लास्ट में मतलब कि नरेटर किससे मिलने जाता है? लास्ट में नरेटर किससे मिलने जाता है? बताओ। गंगू से मिलने जाता है। लास्ट में नरेटर किससे मिलने जाता है? गंगू से मिलने जाता है। क्लियर है कि नहीं? बताओ। पूरा का पूरा हम पहले ये करवा दिए, इसके बाद चलो अब एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज एक बार देख लो, हो जाएगा। ये बताओ कि गंगू जो था वो काम छोड़ने के बाद क्या बन गया? वो मतलब कि नरेटर का घर का काम छोड़ने के बाद क्या बन गया? हॉकर। गंगू जो था लिटरेट था या इलिटरेट? बताओ, गंगू था जो था लिटरेट था या इलिटरेट? लिटरेट था या इलिटरेट? बताओ, जल्दी बताओ। इलिटरेट। गोमती पहले कहां पे रहती थी? गोमती पहले कहां पे रहती थी? विडोज शेल्टर में रहती थी। कहां पे रहती थी? विडोज शेल्टर में, मतलब कि वृद्धाश्रम रहता था ना, मतलब कि वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम। इसके बाद ये बताओ कि कितना दिन तक गंगू का लाइफ बहुत बेहतर चला? गंगू और गोमती का लाइफ कितना दिन तक बेहतर चला? कितना दिन तक? भैया 5 महीना तक। 5 महीना तक उनका लाइफ जो था वो बहुत ज्यादा खुशहाल चला। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद गोमती भाग गई। क्या गोमती जब भागी थी तो गंगू का क्या कुछ लेके गई थी? कुछ लेके गई थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लेके गई थी। ठीक है, गोमती जब भागी थी तब गंगू के घर से कुछ भी नहीं लेके गई थी। पूछ रहे हैं तुमसे, आंसर दो इसका। क्लियर है? आ जाओ, अभी एमसीक्यू करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, एमसीक्यू करते हैं, इसके बाद पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड? कौन था प्रोटोगनिस्ट? गंगू। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिंपल। इसके बाद, हु वाज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड? द चाइल्ड का नरेटर कौन था?
अननेम्ड रिच लैंडलॉर्ड। बोलो भाई, ऐसे करके बोलो, 2 का कितना है, ए का कितना है, सिंपल सा बात है। इसके बाद बताओ हु इज गंगू, गंगू कौन था, सर्वेंट था नरेटर के घर में, गंगू सर्वेंट था नरेटर के घर में। इसके बाद बताओ व्हेन डज गंगू फैन हिज मास्टर, इन एवरीबॉडीज एब्सेंस, इन एवरीबॉडीज एब्सेंस। इसके बाद बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब गंगू, मतलब कि गंगू कैसा इंसान था, शॉर्ट टेम्परेड इंसान था, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था, जल्दी गुस्सा आ जाता था उसको, ठीक है। इसके बाद बताओ व्हेन डिड द नरेटर टॉक टू सर्वेंट, नरेटर कब बात करता था अपने सर्वेंट से, हर मॉर्निंग, हर इवनिंग, हर आफ्टरनून, या जब जरूरत पड़ता था तब। बताओ जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, 6 का बी, क्लियर है। इसके बाद बोलो व्हाट इंस्ट्रक्शंस हैड द नरेटर गिवन टू हिज सर्वेंट, मतलब कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया था सर्वेंट को, क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि विजिट मत करना मेरे रूम में जब तक हम ना बुलाए, नॉट टू विजिट हिम विदाउट बीइंग कॉल्ड अप। इसके बाद देखो 8, व्हेन डू द नरेटर सर्वेंट विजिट हिम विदाउट बीइंग आस्क्ड फॉर, जब उसको सैलरी चाहिए होता है एडवांस में, या जब चुगली करना होता है तभी सर्वेंट लोग आते हैं, ओके। इसके बाद वाई डिड द नरेटर, मतलब कि नॉट लाइक दोस प्रैक्टिसेस, ये सब चीज नरेटर को पसंद क्यों नहीं आता था, बिकॉज वो ऑलरेडी रेगुलरली पे कर देता था सबको, ठीक है। और बहुत नफरत होता था जो पीठ पीछे बुराई करती है, क्लियर है। इसके बाद आ जाओ 10, तो 10 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द नरेटर अबाउट टू डू व्हेन गंगू पेड हिम अनसॉलिटेटेड विजिट वन मॉर्निंग, जब एक मॉर्निंग में गंगू आया अचानक से, तो कहां जा रहे थे नरेटर, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ए हो जाएगा आंसर। 11 देखो हाउ डिड द नरेटर फील अबाउट गंगू अनसॉलिटेटेड विजिट, मतलब गंगू अचानक से विजिट कर दिया तो वो फीलिंग कैसे हुआ उनका, एनॉयड एंड इरिटेटेड, इरिटेट हो गए वो इरिटेट हो गए। इसके बाद व्हेन वाज द ओनली टाइम गंगू कंसिडर्ड हिज मास्टर बिजी, मतलब कौन सी टाइम में गंगू अपने मास्टर को बिजी समझता है, जब मास्टर रीडिंग या तो राइटिंग करते हैं, व्हेन ही रीड्स और राइट, ठीक है। इसके बाद व्हाट वाज द रीजन फॉर द गंगू अनसॉलिटेटेड विजिट टू हिज मास्टर, क्या रीजन था, क्यों विजिट किया मास्टर के पास इतना सुबह सुबह, क्योंकि वो काम से छोड़ना चाहता था, ही वांटेड टू लीव द जॉब। इसके बाद व्हाई डिड गंगू वांट टू लीव हिज वर्क इन द नरेटर हाउस, क्यों छोड़ना चाहता था काम को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मालिक का नाक उसके वजह से नीचे हो, ओके, क्योंकि वो तो गोमती से शादी करने वाला था ना। इसके बाद हाउ डिड द नरेटर फील एट गंगूस डिसीजन टू लिव, मतलब कि गंगूस डिसीजन टू लिव सुन के नरेटर ने कैसा रिएक्शन दिया, नरेटर शॉक हो गया, मतलब कि नरेटर शॉक हो गया, क्या हो गया, शॉक हो गया, ओके। इसके बाद whom did गंगू डिसाइड टू मैरी, मतलब कि गंगू किससे शादी करने का डिसाइड करता है, गोमती देवी से, गोमती देवी से, ठीक है। और गोमती देवी का प्रॉब्लम क्या था कि सी वाज ए वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल रेपुटेशन, उसका रेपुटेशन खराब था, उसका कैरेक्टरलेस औरत बोलते थे सब कोई, ठीक है। 18 व्हाई वाज द नरेटर शॉक एट गंगूस डिसीजन टू मैरी गोमती देवी, क्यों नरेटर शॉक हो गया था, बताओ क्यों नरेटर शॉक हो गया था। इसका आंसर क्या होगा बताओ, 18 का क्या होगा, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी बताओ। बिकॉज गंगू इलिटरेट था, ओल्ड फैशन था, उनको कुछ पता नहीं था, इसी वजह से शॉक हो गया था। 19 वाई अकॉर्डिंग टू गंगू डिड गोमती देवी लिव बोथ हस्बैंड, मतलब कि गंगू के हिसाब से गोमती देवी अपना हस्बैंड लोगों को क्यों छोड़ती थी, बिकॉज गंगू को लगता था कि उनको प्यार नहीं मिलता था, ठीक है, मतलब कि गंगू को लगता था कि उनको प्यार नहीं मिलता था, बिकॉज दे डिड नॉट लव हर, ओके। इसके बाद व्हाट हेल्थ इश्यूज, मतलब कि डिड गोमती देवी हैव, मतलब कि गोमती देवी को क्या हेल्थ इश्यूज था, गोमती देवी थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती थी, कभी कभी, कभी कभी वो अनकॉन्शियस हो जाती थी, तो 20 का होगा सी। इसके बाद 21 व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर डिड गंगू एक्ट लाइक इन मैरिंग गोमती, 21 का क्या होगा बताओ, लाइक ए स्टाफ्ड मैन, लाइक ए स्टाफ्ड मैन, लाइक ए स्टाफ्ड मैन, स्टाफ्ड मैन मतलब बोका। इसके बाद 22 हाउ डिड गंगू अर्न हिज लिविंग आफ्टर लिविंग नरेटर हाउस, मतलब कि नरेटर के हाउस छोड़ने के बाद वो घर कैसे चलाता था, एज ए हॉकर चलाता था घर, एज ए हॉकर चलाता था। अब 23 आओ, ठीक है। वाई डिड द नरेटर डेवलप ए क्यूरियोसिटी अबाउट गंगूस लाइफ, मतलब कि नरेटर को क्यूरियोसिटी क्यों था गंगूस लाइफ के पे, बिकॉज वो सोच में पड़ा हुआ था कि इतना कम अर्निंग से वो अपना घर को
इतना अच्छे से चला कैसे पा रहा है, इतना खुश क्यों है, इतना खुश कैसे है वो? गोमती देवी तो धोखेबाज थी। इसके बाद आ जा 24। हाउ डिड द नरेटर फील एंड लर्निंग दैट गोमती हैड रन अवे? मतलब जब उनको पता चला कि गोमती भाग गई तब उसको कैसे फील हुआ, नरेटर को कैसे फील हुआ? फिर वो स्ट्रेंज प्लेजर, मतलब कि उसको लगा, अंदर से लगा कि हम तो पहले ही बताए थे। वाह। इसके बाद देखो, व्हाट डिड द नरेटर एक्सेप्ट टू हियर फ्रॉम गंगू अबाउट गोमतीज लिविंग हिम? तो इसका हो जाएगा ए स्टोरी ऑफ गोमतीज इनफाइडिलिटी। ठीक है। 25 का हो जाएगा डी। 25 का क्या हो जाएगा? डी। अब 26, व्हाई डिड गंगूस रिप्लाइज अबाउट गोमतीज लिविंग सरप्राइज, मतलब कि द नरेटर, इसका क्या हो जाएगा बताओ? बिकॉज गंगू सेड दैट गोमती हैड नॉट टेकन ए सिंगल थिंग, मतलब कि गंगू बोला था कि मतलब कि गोमती ने एक भी चीज नहीं लेके गया। इसके बाद 27, अच्छा ये बताओ कि मतलब कि मालिक कहां पे गया था? नैनीताल में गया था। ठीक है। कितने महीने के लिए गया था? 1 महीने के लिए गया था। What did the narrator see after the return from the नैनीताल? नैनीताल से लौटने के बाद नरेटर क्या देखा? कि मतलब कि गंगू अपने बेबी के साथ खड़ा है। उसका बेबी का क्या नाम था? कृष्णा। मतलब कि गंगू अपने बेबी के साथ खड़ा है और उसका बेबी का क्या नाम था? कृष्णा। याद रखना ये सब चीज। इसके बाद बताओ, हाउ डिड गंगू फील एज ए स्टूड होल्डिंग द न्यूबॉर्न बेबी? न्यूबॉर्न बेबी को होल्ड करते हुए गंगू ने क्या फील किया? गंगू ने क्या फील किया? फादरली प्राइड एंड जॉय। ठीक है, फादरली प्राइड एंड जॉय, ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद 30, व्हाट डिड गंगू फाइंड, वेयर डिड गंगू फाइंड गोमती? गोमती कहां मिली गंगू को? बताओ, गोमती कहां मिली गंगू को? वुमेन्स हॉस्पिटल में मिली। ठीक है, वुमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ में मिली, लखनऊ में मिली वुमेन्स हॉस्पिटल। इसके बाद 31 आ जाओ, फ्रॉम होम डिड गंगू केम टू नो अबाउट गोमतीज वेयरवोल्ट्स? गोमतीज वेयरवोल्ट्स के बारे में कहां से पता चला? गोमतीज फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब कि गोमती कहां है उसको कैसे पता चला? उसके फ्रेंड के जरिए। ठीक है, अब 32 आ जाओ, हाउ डिड गंगू शो द चाइल्ड टू द नरेटर? गंगू अपने चाइल्ड को कैसे दिखाया? लाइक उसको लगा कि मैं एक ट्रॉफी जीत चुका हूं, उसको लगा कि मैं एक ट्रॉफी जीत चुका हूं, तो 32 का होगा बी। इसके बाद 33 आ जाओ, 33, Why was the narrator surprised at Gangu's display of the child with such happiness? इसका हो जाएगा बिकॉज द चाइल्ड वॉज बोर्न विद इन 6 मंथ। यानी कि नरेटर शॉक क्यों हो गया था? नरेटर शॉक इसलिए हो गया था कि तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया 6 महीना में, 6 महीना में बच्चा कैसे हो गया। ठीक है, तो ये 33 का क्या होगा? ए। इसके बाद 34, हाउ मेनी डेज डिड गोमती सफर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? कितने दिन के लिए सफर किया था? 3 days and 3 nights। कितना? 3 days and 3 nights के लिए सफर हुआ था। इसके बाद, हाउ डिड द नरेटर फील अबाउट गंगू सेड दैट ही लव्ड गोमती एंड वुड डस लव द चाइल्ड एज हिज ओन? ठीक है, मतलब कि नरेटर को क्या फील हुआ ये सब सुन के, जब गंगू बोल रहा है कि मैं गोमती से प्यार करता हूं और मैं उसके बच्चे को भी अपना लूंगा, फिर उसको क्या फील होता है? ही वॉज डीपली टच्ड। ठीक है, इसके बाद यहां पे 36 आइए, व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर दिस? इसके बाद नरेटर ने क्या किया? किस्ड द मतलब कि चाइल्ड। इसके बाद वो चाइल्ड को अपने गोदी में लिया और उसको चूमा अच्छे से। अब आइए 37, व्हाट डिड गंगू टेल गोमती अबाउट द नरेटर? मतलब कि गंगू क्या बोला था गोमती को अपने मालिक के बारे में? कि मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मेरे मालिक भगवान के स्वरूप है। ठीक है, भगवान के स्वरूप है। इसके बाद नरेटर कहां गए? इसके बाद नरेटर गंगू से मतलब कि गंगू के साथ गए गोमती को मीट करने। ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग ने ये चैप्टर भी खत्म कर दिया। यस, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, एक चैप्टर। आइए, अब सिर्फ लास्ट वाला चैप्टर बाकी है, इंग्लिश वाला सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, मैराथन भी खत्म करवा दिए। अब आप अगर एमसीक्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप चैप्टर नहीं देखे हो, आप मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हो, तो देख जरूर लेना। ठीक है, अब पढ़ते हैं आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है। कौन कौन लिखा है इसको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पूरा का पूरा नाम बोलो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये एक एक्टिविस्ट थे, ठीक है, ये एक एक्टिविस्ट थे, और ये कहानी एक स्पीच में दिया हुआ है, स्पीच में। ओके, इसका डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यू करेंगे, इसका डायरेक्ट हम लोग पीछे से एमसीक्यू करेंगे, आइए। और ये चैप्टर को खत्म करते हैं, ये चैप्टर को। यहां पे पढ़िए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जनवरी 15 2000, मतलब कि 1929 में इनका जन्म हुआ था, 1968 में इनका मरण हो गया। 1929 में जन्म हुआ, 1968 में मरण हो गया। ये एक स्पीच था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब काले और गोरे लोगों में भेद होते थे ना, भेदभाव होते थे अमेरिका में, जब निग्रोस को कोई जगह नहीं मिलता था ना नॉर्मली, तो उस केस में ना, उस सरकमस्टेंसेस में इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी निग्रोस के लिए, ठीक है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज ए बाप्टिस्ट मैनेजर एंड सोशल राइट्स एक्टिविटीज, मतलब ये एक बाप्टिस्ट मैनेजर थे और सोशल राइट्स एक्टिविस्ट थे, ठीक है, 90s 50s एंड 60s में। महात्मा गांधी के बहुत बड़े पूजक थे ये, महात्मा मतलब कि गांधी को बहुत मानते थे, विलियम शेक्सपियर को भी मानते थे ये, ओके, विलियम शेक्सपियर को भी मानते थे। आइए शुरू करते हैं, इसका एमसीक्यू डायरेक्ट करेंगे, इसका एमसीक्यू करके हम लोग पूरा खत्म कर देंगे चैप्टर को। आइए, हु डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम वाला स्पीच कौन दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इसके बाद देखिए, व्हेन डिड किंग डिलीवर, ये स्पीच कब दिया गया था? ये स्पीच अगस्त 28 1963 को दिया गया था, अगस्त 28 1963 को दिया गया था, ठीक है, अगस्त 28 1963 को दिया गया था। इसके बाद हु इज रेफरेड एज ए ग्रेट अमेरिकन, ग्रेट अमेरिकन किसको बोला गया है? अब्राहम लिंकन को, अब्राहम लिंकन को। और कहां से ये स्पीच दिए थे बताओ, कहां से ये स्पीच दिए थे, कहां दिए थे ये स्पीच? लिंकन मेमोरियल में, वॉशिंगटन डीसी, लिंकन मतलब कि मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में, ओके। इसके बाद व्हेन वन एमांसिपेशन, ये प्रोक्लेमेशन साइंड 1863 में, 1863 में, इसका आंसर हो जाएगा 1863। 5 का होगा सी, 5 का होगा सी। 6 पर हो, 666। इन विच कंडीशन डिड द निग्रोस लिव विद द किंग डिलीवर द स्पीच, मतलब उस केस में जब स्पीच दिया जा रहा था, उस टाइम निग्रोस के साथ क्या हो रहा था? निग्रोस गरीब होते जा रहे थे, इन इन पॉवर्टी एंड एक्साइल, मतलब अमेरिका तो डेवलप था लेकिन निग्रोस गरीब होते जा रहे थे, ठीक है। 7 का देखो, what was the US constitutions and declaration of independence promised to every American, यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डिक्लेरेशन एवरी अमेरिकन को, हर एक अमेरिकन को क्या प्रॉमिस किया हुआ था? राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। लेकिन निग्रोस को क्या मिल गया? निग्रोस को हमेशा बैड चेक मिला है, बैड चेक, बैड चेक, ठीक है। यानी वो जब चेक देने जाते थे, वो जब चेक जमा करने जाते थे तो बोलते थे इनसफिशिएंट फंड। ये एग्जाम्पल देके समझाया है इन्होंने, ओके। इसके बाद देखिए, द ब्लैक अमेरिकन रिफ्यूज टू बिलीव दैट द मतलब कि बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, मतलब अमेरिकन, जो ब्लैक अमेरिकन थे, वो बिलीव करने से रिफ्यूज करते थे कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैंक ऑफ जस्टिस खाली हो गया है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? 9 का सी। इसके बाद देखिए, इसका बाद, टू ओवरलुक द कंडीशंस ऑफ द निग्रोस वुड बी फैटल ऑफ अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा फैटल, बी। इसके बाद आइए, वो कौन से मेथड में बिलीव रखते थे? वायलेंट या नॉन वायलेंट? नॉन वायलेंट, तो नॉन वायलेंट आंसर हो जाएगा। विच मेथड ऑफ प्रोटेस्ट डस किंग? इसके बाद देखिए, व्हाट डिड मेनी ऑफ द व्हाइट अमेरिकन रियलाइज, व्हाइट अमेरिकन रियलाइज क्या किए थे? मतलब कि दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद द डेस्टिनी ऑफ द ब्लैक अमेरिकन, बहुत सारे व्हाइट अमेरिकन लोग भी साथ दिए थे, व्हाइट अमेरिकन लोग भी साथ दिए थे। द निग्रोस मस्ट टेक द प्लेज दैट दे शॉल ऑलवेज मार्च फॉरवर्ड, मतलब निग्रोस अपने आप से वादा किए कि हम लोग अब सिर्फ आगे बढ़ेंगे, मार्च फॉरवर्ड, आंसर हो जाएगा मार्च फॉरवर्ड। इसके बाद, व्हाट वाज किंग नॉट अनमाइंडफुल ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ सम ऑफ हिज ऑडियंस, ठीक है। इसके बाद, अकॉर्डिंग टू किंग द प्रोटेस्टिंग अमेरिकन्स हैव बीन वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिव सफरिंग। इसके बाद, व्हाट डज किंग मींस द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग एक्सपीरियंस शोल्डर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल, क्लियर है? इसके बाद आ जाओ,
इसके बाद कौन सा लाइन स्टार्ट करते हैं, कौन सा लाइन स्टार्ट करते हैं, आई हैव ए ड्रीम वाला लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किंग इसके बाद आई हैव ए ड्रीम वाला लाइन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो, किंग सेज दैट हिज ड्रीम इज डीपली रूटेड विद द अमेरिकन ड्रीम, मतलब किंग ने बोला, मार्टिन लूथर किंग जी ने बोला कि हमारा भी सपना अमेरिकन ड्रीम से ही जुड़ा हुआ है, सिंपल सा बात है। इसके बाद ये सब चीज इनजस्टिस कहां पे होता था, ये भेदभाव कहां पे होता था, मिसिसिपी में होता था। कहां पे होता था, मिसिसिपी। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड किंग्स हैव, 4 चिल्ड्रन था, तो किंग का 4 बच्चे थे, ठीक है। हाउ डिड किंग ड्रीम हिज चिल्ड्रन टू बी जज्ड, बाय द कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर, मतलब कि किंग ने ड्रीम किया कि मेरे जो बच्चे हैं वो जज किए जाएंगे उसके कैरेक्टर पर, ना कि लुक्स पे। क्लियर। इसके बाद व्हाट डज किंग मीन बाय एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, नो क्लास डिस्टिंक्शन इन द अमेरिकन स्टोरी, इन द अमेरिकन सोसाइटी। इसके बाद देखो, when did मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस, मतलब कि कब मार्टिन लूथर किंग को प्राइज मिला था, कब मतलब कि मार्टिन लूथर किंग को प्राइज मिला था 1964 में, कब, 1964 में, ओके। और कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला था 1964 में, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग डाई, अप्रैल 4 1968 में ये मर गए थे, अप्रैल 4 1968 में ये मर गए थे, इनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था इंग्लिश का रिवीजन। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी मैराथन को, इसी सेशन को आप लोग अगर 2-3 बार देखोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।